हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम वाजपेयी सर आप सभी का अपने चैनल लाइव एकेडमी 247 में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। जीएस तैयार करनी है, जीएस तैयार करनी है, जीएस तैयार करनी है, ये बात चलती सबके मन में है। लेकिन सही तरीका होना क्या चाहिए? अगर हमें तरीका पता भी चल जाए तो हमें कितनी मेहनत करनी है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, क्या हमारी रेगुलरिटी मेंटेन है कि नहीं है। अगर हमने जीएस पढ़ना शुरू किया है या हमने कोई भी नया इनिशिएटिव शुरू किया है तो क्या उसमें हमारी रेगुलरिटी है या नहीं है। अगर हमने ये टारगेट बनाया है कि कम से कम 5 बार हमें एक लेक्चर को देखना है तो क्या हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर हमने ये टारगेट बनाया है कि जो भी क्वेश्चंस हैं जहां समझ नहीं आते हैं उनका हम रिवीजन करके आगे बढ़ सकते हैं या तैयार कर सकते हैं या याद कर सकते हैं, तो सिलेक्शन कैसे? हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है? सिर्फ कहने से नहीं आने वाला है। इसको अगर जानना है तो रेगुलरली आपको इसके साथ में लगना पड़ेगा। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको जी जान लगानी पड़ेगी। आप सिर्फ सोचे कि एक बार हमने पढ़ाई कर ली और सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुश्किल ही नहीं है यार, ये तो इम्पॉसिबल है। पढ़ाई कुछ इस तरीके से करनी है ना कि अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप ये बता दें कि नहीं, ये घटना चक्र के पेज नंबर 3 से चौथी या 5वीं लाइन बाएं साइड में लिखी गई है या फिर दाएं साइड में लिखी गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको सिर्फ उसके करेक्ट आंसर नहीं, उसके आसपास में जो ऑब्जेक्टिव्स, जो भी विकल्प दिए गए हैं, उन ऑप्शंस जो दिए गए हैं, उनके विषय में भी आपको पता होना चाहिए। आपको मैं बताऊं कि सिलेक्शन जो है वो दुनिया की सबसे इजीएस्ट चीज है। आपको मैं बता दूं कि ये कंपटीशन से आसान कुछ और है ही नहीं इस दुनिया में। अगर जरूरत है किसी चीज की तो वो ये है कि आपकी लगन कितनी है, आपकी कंटिन्यूटी कितनी है, आपकी रेगुलरिटी कितनी है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन का लेवल कितना है। ये चीजें आपको सिलेक्शन दिलाती हैं, क्योंकि सिलेबस भी डिफाइंड है, चीजें भी डिफाइंड है। अगर आप पाषाणकालीन सभ्यता मुझसे पढ़ चुके हैं 3 लेक्चर में, तो उसमें से चीजें बदलने वाली नहीं, ना कि कुछ नया होने वाला है। वो चीज, जो चीजें हैं वो वही हैं। अगर आप अभी सैंधव सभ्यता हमसे पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है यार, यही आने वाला है। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि आज के टाइम पे क्या मेरी कही गई बातों को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मैंने कहा कि कम से कम 4 से 5 बार एक लेक्चर को रिपीट करिए, तो क्या आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, हमारी लाइफ के विषय में बहुत ही सिंपल सा फंडा है। वो सिंपल सा फंडा हमारा क्या है कि हमें अभी सिलेक्शन के लिए कितना टाइम देना है। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात बोलता हूं। कौन सी बात?
कि आपके पास लाइफ में दो टाइम पीरियड होते हैं। कौन कौन से दो टाइम पीरियड होते हैं? पहला टाइम पीरियड है जिसमें आप अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड कैसा है? जस्ट 1 सेकेंड। ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ है। शुरुआत के 4 से 6 महीने या 1 साल मैक्सिमम। और अगर अभी आपकी उम्र 28 से 30 साल है तो आई होप कि उम्मीद करते हैं कि आप 80 साल तक जिएंगे। तो 50 साल अभी बाकी है, तो मतलब 1 साल निकल गया, तो बचे हैं 49 ईयर्स ऑफ फर्दर लाइफ। अगर इसमें आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन यह है कि आप यहां पर हार्डवर्क कर लीजिए, अपने आप को तपा दीजिए बिल्कुल, तो लाइफ के नेक्स्ट 49 ईयर्स में आप इंजॉय करेंगे। लेकिन आप अगर अभी 1 साल में इंजॉय करना चाह रहे हैं, इंजॉय का मतलब क्या है? इंजॉय का मतलब दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक, शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियो जो भी होते हैं इन सब में लगे रहेंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह में, या पिक्चर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, इन सभी में आप लगे रहेंगे, तो बाकी 49 ईयर्स जो होंगे वो आपके हार्डवर्क से बीतेंगे। तो चॉइस आपकी है कि 1 साल हार्डवर्क करके 49 साल मौज करना है, या 1 साल 1 ईयर एंजॉय करने के बाद में 49 ईयर्स आपको हार्डवर्क करना है। लाइफ बहुत सिंपल है। इसकी जो मैथ है ना, लाइफ की अपनी मैथ, ये आपको समझ आनी चाहिए, बस इतना ही है। तो हम अब चलते हैं आगे। हमने क्या किया आपको मैं बता दूं कि सैंधव सभ्यता की से पहले हमने पाषाणकालीन सभ्यता की बात की। उसमें हमने पहली क्लास में नोट्स के विषय में एक्सप्लेन किया। दूसरी क्लास के विषय में हमने उसमें दूसरी और तीसरी जो क्लास ली थी, डे 2 एंड डे 3 की क्लास, उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, और यूपी के अदर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशंस जो थे, सभी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन आप सभी के साथ में किया। उसके बाद मैंने सैंधव सभ्यता की शुरुआत की। कल मैंने सैंधव सभ्यता का पहला लेक्चर लिया, जिसमें सैंधव सभ्यता के क्या क्या नाम हैं। उसके बाद पिगट साहब के अनुसार 2 महत्वपूर्ण नगर, 2 महत्वपूर्ण सभ्यताएं, एक हड़प्पा की सभ्यता, एक मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जिन दोनों को मिला करके सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, तो पिगट साहब ने बोला था कि ये दोनों एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। तो हमने कल इसके विषय में प्रॉपरली एक दूसरे के साथ में डिस्कशन किया था। हड़प्पा सभ्यता के विषय में भी हमने सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के विषय में भी हमने बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा। किसने खोज की, कब खोज की, क्या क्या मिला, कहाँ पर स्थित है, रिसर्च किस ईयर में स्टार्ट हुई, किसने रिसर्च की, और वहाँ से क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें प्राप्त हुई। हमने इन सभी बातों का डिस्कशन आप सभी के साथ में किया। उसके बाद आज सैंधव सभ्यता की
दूसरी क्लास है, या कह दें कि भारतीय इतिहास की लेक्चर नंबर 5 है आज। तो हम लोग चलते हैं आगे। क्या है यहां पर, जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, हमने अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है। हमारा अगला टॉपिक जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद एक स्थान है चनहुदड़ो। अब हमें चनहुदड़ो के विषय में पढ़ना है। तो पहली बात, ये स्थित कहाँ है, तो आप जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है। बात नंबर 1, मोहनजोदड़ो से ये चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है। हमने हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया। अब मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर जब हम लोग साउथ ईस्ट में चलेंगे तो वहां पर हमें एक नई अगली जगह मिलेगी जिसका नाम है चनहुदड़ो। दूसरी बात ये आती है इसकी खोज किसने की, तो हम बताएंगे 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार साहब ने की। ठीक है। और 1935-36 में इसका प्रॉपरली जो उत्खनन है, इसकी जो खुदाई है, वो मैके साहब ने करवाई। ठीक है। तो ध्यान रखना है, खुदाई किसने करवाई, 1935-36 में मैके ने करवाई, एम से मैके और एन से एनजी मजूमदार। ये इन्होंने 1931 ईस्वी में चनहुदड़ो की खोज की। कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो जवाब है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आप कहेंगे एनजी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, कि इसका उत्खनन किसने कराया, तो आप बताएंगे 1935-36 ईस्वी में उत्खनन मैके ने करवाया था। अब अगली बात है, यहां पर खास बात क्या है, तो यह यहां सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। सैंधव संस्कृति तो यहां पर मिली ही मिली है। प्राक हड़प्पा संस्कृति जो थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो संस्कृति विकसित थी, जिसे हम लोगों ने कहा, क्या कहा, इसे हम लोगों ने यहां बोला झूकर और झांगर संस्कृति बोला। इसके भी जो अवशेष मिले हैं ये चनहुदड़ो में मिले हैं। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात आप सभी को ध्यान रखनी है, वो क्या है, यह एक औद्योगिक केंद्र था। चनहुदड़ो जो था ये एक औद्योगिक केंद्र था। यहां पर मड़ीकारी, मुहर बनाने, भार माप के बंटवारे बनाने आदि का काम होता था। 3 चीजें, यह औद्योगिक केंद्र था। कैसे हमें पता चला, हमारा गेस ये था कि यहां पर मड़ीकारी, मुहर बनाने, भार माप के बंटवारे बनाने का काम होता था। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मैके साहब थे, इनको यहां से, किसको, मैके को यहां से मनका बनाने का कारखाना, ठीक है, इसको मनका बनाने का कारखाना तथा मनका बनाने की भट्ठी प्राप्त हुई थी। ठीक है। मनका बनाने का कारखाना तथा मनका बनाने की भट्ठी प्राप्त हुई थी। अब यहां से प्राप्त प्रमुख अवशेष क्या क्या हैं, प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है, ये आपको ध्यान रखना है, अलंकृत
हाथी, ऐसा हाथी जिसे सजाया गया हो। खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह। और सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त होने वाली लिपस्टिक आदि। लिपस्टिक क्या है? वही जो लेडीज लगाती हैं। तो यहां से क्या क्या मिला है? अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह और सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त होने वाली लिपस्टिक। ठीक है। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि चनहुदड़ो एकमात्र, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। और दूसरी बात, चनहुदड़ो से किसी भी दुर्ग का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। चनहुदड़ो से किसी भी दुर्ग का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हम देखेंगे इसमें हमारे आज कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है वो है चनहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 1। तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 2 कि चनहुदड़ो की खोज किसने की? तो आप बताएंगे 1931 में NG मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 3 इसका प्रॉपरली उत्खनन किसने करवाया? 1935 से 36 ईस्वी में इसका उत्खनन मैके ने करवाया। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कौन सी एक संस्कृति मिली? तो आप बताएंगे प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे कहते हैं झूकर और झांगर संस्कृति, इसके अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खास बात क्या है या चनहुदड़ो को स्पेशली किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो आप बताएंगे कि ये औद्योगिक केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर कैसे पता चला? मणिकारी मुहर बनाने और भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। और अगली खास चीज़ क्या मिली थी यहाँ से? तो मैके साहब को मनके बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुए थे। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्राप्त खास चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो आप बताएंगे कि ये पॉइंट है 7वें नंबर पे, अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते का बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक। और कौन सा ऐसा एक स्थल है सैंधव सभ्यता में जहां पर वक्राकार ईंटें मिली हैं? तो आप बोलेंगे चनहुदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। और अगला है कि सैंधव सभ्यता का एक ऐसा नगर जहां से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। तो आप बताएंगे चनहुदड़ो से कोई भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। ठीक है। चनहुदड़ो का कॉन्सेप्ट क्लियर? कहाँ पर चनहुदड़ो स्थित है? खोज किसने की? उत्खनन किसने किया? इसे और किस संस्कृति के लिए स्पेशली जानते हैं? औद्योगिक केंद्र था या नहीं था? कैसे पता चला औद्योगिक केंद्र है? यहाँ से मनका बनाने का कारखाना किसे मिला था? मैके को। या मैके को यहाँ से क्या मिला था? मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी। यहाँ पे क्या क्या प्रमुख चीज़ें अवशेष पाए गए? सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक सबसे पहले कहाँ मिली थी? तो आप जवाब देंगे कि चनहुदड़ो में। सैंधव सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, तो आप बताएंगे चनहुदड़ो। और यहाँ से दुर्ग के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो लगभग ध्यान रखना है और हम लोग देखेंगे इतने क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं। ठीक है। तो हमारा चनहुदड़ो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। और अगला हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे वो है लोथल। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लोथल। पहला क्वेश्चन कि लोथल कहाँ पर स्थित है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। तो आप बताएंगे लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा,
लोथल कहाँ स्थित है? आप बताएंगे गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी खोज किसने की? तो आप बताएंगे कि इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर राव ने की। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर राव ने की। लोथल मुख्यतः किस बात के लिए प्रसिद्ध था? आपका जवाब होगा एक प्रमुख बंदरगाह था, इस वजह से प्रसिद्ध था। एक प्रमुख बंदरगाह किन देशों के लिए था? तो पश्चिमी एशिया से व्यापार करने के लिए लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट, नगर योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पेपर में बहुत पूछा गया। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। किस वजह से ऐसा लगता है? क्योंकि यहाँ पर जो नगर योजना थी या प्राप्त यहाँ से भौतिक वस्तुओं के जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पे ऐसा लगता है कि ये लोथल लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां से फारस की मुद्रा सील और पक्के रंग से रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। ध्यान रखना है, लोथल चूंकि बंदरगाह था तो यहाँ पर जो गढ़ी और नगर थे एक रक्षा प्राचीर जो होती है, दीवार होती है, उससे इन्हें घेर रखा गया था ताकि सिक्योरिटी पर्पज से। और लोथल की एक प्रमुख विशेषता जो है पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी गई है, जहाज़ों की गोदी, जिसे आप डॉकयार्ड बोलते हैं, यहाँ पर स्थित है लोथल में। ठीक है, अब यहाँ से प्रमुख अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं? अन्य महत्वपूर्ण अवशेष आपको ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में धान, चावल एवं बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 युगल समाधियां का मतलब ऐसी समाधियां जो पेयर में एक साथ में दफनाई गई होंगे। ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ रहे होंगे और उस टाइम पे उनको दफनाया गया होगा, जब नहीं रहे होंगे वो तो। ठीक है, तो अब हम, यह हो सकता है कि एक ही परिवार के सदस्य होते, ये भी पॉसिबिलिटी थी। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। तो हम लोग बात किसकी कर रहे थे? लोथल की। एक बार जरा देखते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। सारी बातों को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड आई होप कि आपके दिमाग में बातें अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी, क्योंकि टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लक्ष्य पाना है तो पाना है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमारा टारगेट लक्ष्य को अचीव करके मानना है। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन हो गए थे हमारे चनहुदड़ो में जब हमने किया था। अब हम चल रहे हैं लोथल पे, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि लोथल कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे डॉक्टर एस आर राव ने की थी सर्वप्रथम खोज। क्वेश्चन नंबर 12,
ये किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे प्रमुख विशेषता तो आप बताएंगे ये एक पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह है। इसकी खास विशेषता यह है कि यहाँ पर जहाज़ों की गोदी या डॉक यार्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 में ही आ जाएगा ये, जहाज़ों की गोदी या डॉक यार्ड जो है क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बन सकता था कि कौन सा एक ऐसा नगर है सिंधु सभ्यता में जिसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर के नाम से भी जाना जाता है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 13 होगा लोथल, जो कि गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। वहां पर नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। नंबर 14 है लोथल से क्या प्राप्त हुआ खास तौर पे, तो आप बताएंगे फारस की मुद्राशील पक्के रंग से रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए। नेक्स्ट, धान चावल या बाजरे का साक्ष्य आप मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या यहां से मिला? धान, बाजरा, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति एवं 3 युगल समाधियां। ये इतनी चीजें हैं जो पाई गई हैं। तो अभी लगभग हमारे यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? चनहुदड़ो में 9 क्वेश्चन थे और लोथल में हमारे 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन थे कि कहाँ पर है स्थित है, खोज किसने की, खास विशेषता क्या है, लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो के नगर से नाम से प्रतीत होता है ना, नगर के रूप में प्रतीत होता है। यहाँ से स्पेशली क्या क्या मिला, बस इतनी सारी चीज़ें हैं लोथल से। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और हमारा अगला पॉइंट है जो हम अब पढ़ाई करेंगे वो है कालीबंगा। कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है सिंधु सभ्यता में। पेपर में कई बार पूछा जाता है। कालीबंगा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल, कालीबंगा कहां पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। पहली बात क्लियर। कालीबंगा कहां स्थित है? आपका जवाब होगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। दूसरी बात, इसकी खोज किसने की? हर एक क्वेश्चन को मैं अलग कलर के पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं। इस स्थल की खोज किसने की थी? तो खोज की थी अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है। और अगला इसी में पॉइंट में ऐड कर लेते हैं, इसका उत्खनन किसने किया? 1961 में बीबी लाल एवं बी के थॉपर ने उत्खनन आरंभ किया। ठीक है। तो अब खास बात आपने क्या देखी कि अब इस क्वेश्चन को मैंने अलग नहीं किया। खोज में सबसे पहले अमलानंद घोष ने खोज की थी और 1961 में बीबी लाल एवं बी के थॉपर ने उत्खनन आरंभ किया। कोई पॉइंट यहाँ पर कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई? पहला क्वेश्चन, कालीबंगा कहाँ स्थित है? आपका जवाब होगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ पूर्व में हनुमानगढ़ जिला जो था वो एक्चुअली गंगानगर का ही पार्ट था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। उत्खनन किसने किया? 1961 ईस्वी में बीबी लाल एवं बी के थॉपर ने उत्खनन आरंभ किया। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अगली इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें?
यहां पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। आपने देखा लोथल पूरा का पूरा जो था, नगर रहा हो या केंद्रीय भाग रहा हो, जो कि पूरा का पूरा एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, वैसे ही कालीबंगा में दो अलग अलग सुरक्षा प्राचीर थी। एक पूर्वी टीला अलग था और पश्चिमी टीला अलग था। तो यहाँ से अलग अलग सुरक्षा प्राचीर थी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला की। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको याद रखना है इस बात को। अब अगली बात क्या है, यहां पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना है, पढ़ लेना है, ज़्यादा उतना आता नहीं है कि कालीबंगा में पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त होते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है, मोहनजोदड़ो के जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो मोहनजोदड़ो के पार्ट थे, वो मोहनजोदड़ो के जो भवन थे वो पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के जो भवन थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, तो यहां से कितने क्वेश्चन मिले? 15 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। चंदहुदड़ो से 9 क्वेश्चन, लोथल से 5 क्वेश्चन, लोथल से 6 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन थे। कालीबंगा में पहली चीज, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। किसने खोज की? अमलानंद घोष ने और बीबी लाल व बी के थॉपर ने 1961 में इसका उत्खनन करवाया। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 कि मोहनजोदड़ो के जो मकान थे वो कैसे थे? ये भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हो गए 19 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, 19 नंबर जो हमारी बात थी जिसको हमने अभी किया वो क्या थी कि चनहुदड़ो के कालीबंगा में जो मकान बने हुए थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। पक्की ईंटों का प्रयोग ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ कालीबंगा में, लेकिन कहाँ कहाँ हुआ ये हम देखते हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने में किया गया। ठीक है, अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके लिए ये मान के चलिए कि पेपर में बस गॉड गिफ्ट है, आती ही आती है, यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो पॉइंट नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको मिले हुए हैं। ठीक है, कहां से? कालीबंगा से। जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है, कोई बात नहीं है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहां से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पश्चिमी टीला था उसका नाम इन्होंने, जो छोटा वाला था, कालीबंगा प्रथम का नाम दिया गया। यहां से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा प्रथम से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। आपको याद रखना है कि
पूर्वी टीला बड़ा जबकि पश्चिमी टीला छोटा, और पश्चिमी टीले को जिसको कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया, यहाँ पर से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को? तो भूकंप आने का साक्ष्य कहाँ से मिला? आप बताएंगे कालीबंगा से। अब पूछा जाएगा कि किस टीले से, पूर्वी टीले से या पश्चिमी टीले से? तो जवाब होगा पश्चिमी टीला। क्वेश्चन होगा नाम क्या है पश्चिमी टीले का? तो आपका जवाब होगा पश्चिमी टीले का नाम है कालीबंगा प्रथम। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, पहली चीज कालीबंगा से क्या मिली हुई है? जुते हुए खेत के साक्ष्य। दूसरी बात, यहां से भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे चलते हैं इसी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार घर था। आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा में ही जो दक्षिणी अर्धभाग था दुर्ग या गढ़ी वाले टीले का, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। इसके दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं, जिसमें एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था। ठीक है, गड्ढा था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ की बात कर रहे हैं? दुर्ग या गढ़ी वाले टीले की बात कर रहे हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड कितने हैं? 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था। इस आयताकार गर्त में पशुओं की हड्डियां थी। ठीक है, ये हो गया एक चबूतरा। दूसरे चबूतरे पर क्या मिला? 7 अग्निकुंड। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में मिली थीं। और अगली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है, यहां से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। यहां से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। तो आपने क्या क्या देखा? यह पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुआं, स्नानागार बनाने के लिए किया जाता था। भवन में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। यहाँ पर 2 टीले थे जो सुरक्षा दीवारों से घिरे थे। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था, जिसे कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया, जहां से भूकंप आने के साक्ष्य मिले। अगली बात, दुर्ग या गढ़ी वाले टीले से 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं। इस पूरे पॉइंट को आप नंबर देंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें एक चबूतरा ये है, अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटें मिली। पक्की ईंटों का आयताकार गढ़ जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। और दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। और क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृद भांड के टुकड़े भी मिले हैं। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृद भांड के टुकड़े भी मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को? अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हमें समझ कैसे आएगा कि आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, डॉक्टर साहब के पास जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक डॉक्टर साहब काहे का इलाज करेंगे भाई? इलाज कराने के लिए आपको प्रॉब्लम अपनी बतानी पड़ेगी। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैंने हमेशा देखा कि हर एक बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जीएस। क्वेश्चन इज दैट व्हाई?
क्यों है जी यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम यह कि हम हर एक चीज को क्लियर कट तरीके से नहीं पढ़ते हैं। हम किसी भी चीज को पढ़ते समय अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कभी भी करते ही नहीं हैं। जो नियर अबाउट लगता है और वही पेपर में जाके हम सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। अब अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना है तो इसका तरीका ये है कि एक एक चीज को क्लियर करें। जैसे कल की क्लास में मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में आपसे डिटेल्ड डिस्कशन किया था। आज की क्लास शुरू होने के बाद मैंने आपसे सबसे पहले चनहुद्रो, दूसरा लोथल, तीसरा कालीबंगा, 3 अलग अलग जगहों की मैं बात कर चुका हूं। अब इसी क्रम में मैं चौथे नंबर पर शामिल करूंगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है धौलावीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट धौलावीरा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा 4th नंबर का पॉइंट है। आज इसको हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं जरा पानी पी लेता हूं। प्रॉब्लम अगली है, नेक्स्ट पॉइंट है धौलावीरा। तो वही सवाल एज यूजुअल कि सबसे पहला धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है धौलावीरा। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे कि 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। फिर उत्खनन किसने करवाया था? 90-91 में आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कराया गया। आप ध्यान रखेंगे किसी भी पॉइंट को पढ़ते समय कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि सर्वप्रथम खोज किसने की? जवाब होगा धौलावीरा का जेपी जोशी। क्वेश्चन ये होगा कि सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किसने कराया व्यापक पैमाने पर? तो आप बताएंगे आर.एस. बिष्ट साहब ने करवाया था। ठीक है, अगली बात यह है धौलावीरा की खास बात क्या है? यह नगर आयताकार बना था जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला था किला, दूसरा था मध्य नगर, तीसरा था निचला नगर। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया। पहला था किला, दूसरा था मध्य नगर और तीसरा था निचला नगर। यहां पर एक विशाल जलाशय भी मिला है, आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक विशाल जलाशय मिला है, धौलावीरा में एक विशाल जलाशय मिला है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। जल प्रबंधन व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी बारिश का जल इकट्ठा हुआ या पानी जो भी बह के आया उसको हम क्या करें कि एक बड़ा सा जलाशय बना करके उसको हम एकत्रित कर लें ताकि पशुओं के लिए, सिंचाई के लिए या अपने अन्य रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयुक्त होने वाले जल की आपूर्ति के लिए अगर हम जल को सही तरीके से एकत्रित करते हैं तो वो कहलाता है उन्नत जल प्रबंधन। मतलब वाटर को कलेक्शन करने का या कलेक्ट करने का एक प्रॉपर जो मैनेजमेंट होता है वो धौलावीरा में था। ठीक है, तो सबसे बड़ी खास बात क्या है कि धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से ये लोग परिचित थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे
इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार वाला 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिला हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने टोटल 23 क्वेश्चन कर चुके थे 3 पॉइंट में से। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है जरा देखते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हमने चनहुदड़ो पढ़ा, उसके बाद हमने फिर लोथल पढ़ा, लोथल के बाद फिर हमने कालीबंगा पढ़ा, और कालीबंगा के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा के विषय में जरा थोड़ा सा देखते हैं कि हमें कितने कितने क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 23 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। धौलावीरा कहाँ स्थित है। धौलावीरा की सबसे पहले खोज किसने की, क्वेश्चन नंबर 25 जेपी जोशी ने। इसका उत्खनन किसने करवाया, क्वेश्चन नंबर 26 आर.एस. बिष्ट साहब ने। इसके बाद धौलावीरा को स्पेशली किस चीज़ के लिए जाना जाता है, या हड़प्पा या सैंधव सभ्यता का प्राप्त वो स्थल जिसको उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, वो उसका नाम है धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 27 बन सकता है, और क्वेश्चन नंबर 28 बन सकता है कि सैंधव सभ्यता की एकमात्र ऐसी जगह जहाँ से एक बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है जिसमें हड़प्पा लिपि लिखी गई है, तो आप बताएंगे कि ये सर धौलावीरा है। तो धौलावीरा से आपके 5 क्वेश्चन मिले। धौलावीरा कहाँ है, खोज किसने की, उत्खनन का कार्य किसने किया, यहाँ की उन्नत जल प्रबंधन, और मिलने वाला 10 चिन्हों का एक शिलालेख। ठीक है, मैं इतनी बार इस चीज़ को इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी चीज़ में से कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा, पहला था चनहुदड़ो, दूसरा था लोथल, तीसरा था कालीबंगा, चौथा था धौलावीरा। अब हम चलते हैं इसका 5वें पॉइंट में कि 5वां पॉइंट हमारे पास क्या है। तो 5वें नंबर पे अब हम बात करेंगे यहाँ पर सुरकोतड़ा की। सुरकोतड़ा कहाँ पर है देखते हैं। सुरकोतड़ा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके खोजकर्ता के विषय में नहीं दिया गया क्योंकि पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, अब ये नगर भी 2 प्रमुख आवास क्षेत्रों में विकसित था। 2 प्रमुख दुर्गीकृत क्षेत्र थे, पहला था गढ़ी और दूसरा था आवास क्षेत्र। ये सुरकोतड़ा 2 चीज़ों के लिए स्पेशली फेमस है। पहली चीज़, कब्रिस्तान